कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने रोचक भाषणों से लगातार सुर्खियां बटोरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के भाषण को सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में दोनों नेताओं को कांग्रेस की दो धुरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों ही नेता लगातार सभाओं में जाकर भाषण दे रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के भाषण के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आज हम इन दोनों नेताओं के भाषण को डिकोड कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके भाषण में आपके लिए और हमारे लिए क्या है। तो अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण की बात की जाए, तो राहुल गांधी जनरली एक ही मुद्दे पर फोकस करते हैं और प्रियंका गांधी बहुत से अलग अलग मुद्दे लेकर सभा में आती हैं और जनता के सामने रखती हैं। कौन से मुद्दे हैं वो और किन मुद्दों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बात करते हैं, ये हम आपको आगे इस वीडियो में पूरा एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के भाषण की। तो राहुल गांधी का भाषण कुछ इस प्रकार होता है कि जिसमें 60-40 का रेशियो हम देख सकते हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बात करते हैं वो है विपक्ष का मुद्दा, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि बीजेपी। वो अपने भाषण में लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ अडानी को भी लगातार घेरते हैं। जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है। हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी और अडानी बन चुके हैं। वो जनता को भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जनता भाजपा को वोट देती है तो जनता अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जनता की जगह अडानी पर ज्यादा फोकस करती नजर आती है। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। इसका एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं हम राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत सी सौगातें दी, और एक रिमोट का बटन दबाते ही राहुल गांधी ने 1-2 सेकंड्स के अंदर लोगों के अकाउंट्स पे पैसे ट्रांसफर कर दिए। राहुल गांधी उस रिमोट को टारगेट करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सरकार का रिमोट है, ये कांग्रेस सरकार का रिमोट है जो जनता के खाते में पैसे पहुंचाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार यानी कि मोदी का रिमोट जो है वो सीधा सीधा अडानी पर चलता है। वो जैसे ही बटन दबाते हैं तो सीधा सीधा अडानी को डिफेंस ग्रुप मिल जाता है, फोर्स मिल जाते हैं। वो इस तरह अपनी बात जनता के सामने रखते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा
कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। इसके साथ ही वो अपनी लोकसभा की सदस्यता को लेकर भी बात करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने अडानी को लेकर संसद में सवाल पूछा तो उन्हें संसद से ही बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसे वो लगातार विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश करते रहते हैं। और साथ ही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाते हैं जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना को लेकर वो फिर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वो जब जब संसद में कास्ट सेंसस को लेकर बात करते हैं तब तब उनकी तरफ से कैमरा हटा दिया जाता है। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। तो ये थी छत्तीसगढ़ दौरे की बात, लेकिन हम सिर्फ इस दौरे को लेकर ये बात नहीं कह रहे हैं। हम बात कर लेते हैं अब एमपी दौरे की। तो एमपी दौरे यानी कि मध्य प्रदेश के दौरे पर जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने फिर से अडानी, केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को लेकर के कम से कम 6 बार उन्होंने विपक्ष, अडानी, भाजपा, इसके बारे में उन्होंने बात करी। आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है।
उसके बाद फिर उन्होंने आदिवासियों को साधने की कोशिश की। उन्होंने पेसा कानून के तहत, जल जीवन जंगल के तहत बात करते हुए आदिवासियों को सौगात देने की बात कही। उसके बाद वो फिर से वापस आ जाते हैं गोल घूम के विपक्ष के मुद्दे पर, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। आदिवासी जिला है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते। जल, जमीन और जंगल, मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। इसके साथ ही वो अपने भाषण में जनता के मुद्दे को लेकर 2 से 3 मिनट तक बात करते हैं। वो आखिर में अपने भाषण में जनता को वादों की बौछार करते हैं कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो महिलाओं और आदिवासियों के लिए हम काम करेंगे। हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था, आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं
और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है, पहला कदम। तो ये राहुल गांधी की बात थी, जो जनरली अपने भाषण में 60% टाइम जो रहता है वो विपक्ष यानी कि भाजपा सरकार को देते हैं। अडानी को समय देना ज्यादा उचित समझते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के भाषण। तो प्रियंका गांधी का भाषण बहुत ही रोचक रहता है। उनका भाषण जनरली बहुत से अलग अलग मुद्दों पर बात करता है। जैसे कि वो अपने भाषण में सबसे पहले अपनी दादी को याद करती हैं। वो अपने हर भाषण में अपनी दादी को जरूर याद करती हैं। अपनी दादी को लेकर वो कुछ ना कुछ याद अपनी जनता से जरूर शेयर करती हैं। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो वो अपने परिवार के बारे में भी, अपनी दादी के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी जनता को बताती हैं। प्रियंका गांधी अपने भाषण में बहुत से अलग मुद्दों को लेकर आती हैं। उनमें से बहुत से मुद्दे महिलाओं को लेकर होते हैं, महंगाई को लेकर होते हैं, आदिवासियों को लेकर होते हैं, किसानों को लेकर होते हैं, जो आम जनता की एक बेसिक नीड्स को लेकर भी वो बहुत से मुद्दे सामने लेकर आती हैं। चलिए प्रियंका गांधी के भाषण को भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे से जुड़े हुए हैं। तो जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी तब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को उन्होंने साधने की कोशिश की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के वनोपज क्षेत्र की बात करी थी और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने हिंसा के जाल से छत्तीसगढ़ को बाहर निकाला है। तो क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने हिंसा के जाल से छत्तीसगढ़ को बाहर निकाला है या नहीं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के भाषण के और भी एग्जाम्पल्स की। तो प्रियंका गांधी पेशा कानून की बात करती हैं, जो बेसिकली आदिवासियों को साधने की कोशिश है। लेकिन वो इस पूरे भाषण में, अपने पूरे भाषण में देखा जाए तो बहुत से विकास के मुद्दों को लेकर आती हैं। विकास के मुद्दों पर वो राजनीति करना उचित समझती हैं। बजाय हिंदुइज्म के, बजाय विपक्ष को घेरने से वो विकास के मुद्दों पर बात करना ज्यादा उचित समझती है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो प्रियंका गांधी भी विपक्ष को लेकर बात जरूर करती हैं। वो भी भाजपा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन इनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा उल्टा रहता है। जैसे कि राहुल गांधी के भाषण में हम देखते हैं कि वो 60:40 रेशियो में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन वही प्रियंका गांधी के भाषण में देखा जाए तो वो 40% अगर विपक्ष की बात कर रही है तो वो 60% विकास की बात करती हैं। वो जनरली विकास के मुद्दों पर पहले बात करना उचित समझती हैं और बाद में वो अपने भाषण का कुछ ही टाइम विपक्ष को देती हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण से ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने विपक्ष पर क्या बातें की। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो उन्होंने इनडायरेक्टली अदानी को निशाना बनाया। उन्होंने उद्योगपति दोस्त कहा। उन्होंने भाजपा सरकार के उद्योगपति दोस्त के नाम से अडानी को निशाना बनाया था। और उसके बाद फिर वो भाजपा को अमीरों की सरकार कहती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि भारत देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए वो भाजपा सरकार को अमीरों की सरकार बोलना ज्यादा उचित समझती हैं। देखा जाए तो प्रियंका गांधी अपने भाषण में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा समय देती है। महिलाओं के मुद्दे हो गए, महिलाओं की सेफ्टी हो गई, महिलाओं को लेकर के महिला स्व सहायता समूह हो गया, उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान देती है। अब ये तो थी उनके छत्तीसगढ़ दौरे की बात, लेकिन वहीं हम अगर बात कर ले प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की, तो मध्य प्रदेश दौरे पर भी वो लोगों के कस्टम्स, रिलीजियस बिलीव्स को लेकर के बात करती हैं और उनको साधने की कोशिश करती हैं। वो विकास के मुद्दों को लेकर आती हैं और वो विपक्ष को बहुत ही कम समय देना उचित समझती हैं। वो अपने हर भाषण में, अपने हर एक भाषण में विकास को प्रायोरिटी पे रखती हैं। तो अगर हम बात कर ले तो वो सबसे पहले लोगों से एक उनके कस्टम्स और बिलीफ के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करती हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो उनसे जमीनी स्तर, वो ये सोचे कि हमारे साथ वो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर वो हमेशा की तरह एमपी के भाषण में भी हमने जैसा कि देखा कि वो इंदिरा गांधी के बारे में यानी कि अपनी दादी के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। जल, जंगल और जमीन को लेकर के 4 बार ये बात को कहा है। मतलब कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए वो इस चीज को कम से कम अपने भाषण में 10 मिनट में 4 बार तो बोल ही चुकी हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि वो ये धरती स्वतंत्रता सेनानी इंद्रू केवट जी, सुखदेव पातर हलबा जी और कंगलू कुम्हार जी की है। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी की धरती है, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य होने के नाते
बाबा साहेब के साथ पिछड़ों और वंचितों के अधिकार दिलाए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं। आज बस्तर एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का। ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। जब वो विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश करती हैं तो वो विपक्ष की सोच यानी कि भाजपा की सोच और कांग्रेस की सोच को जनरली कंपेयर करती हुई दिखती हैं। आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि वो कैसे भाजपा और कांग्रेस की सोच को कंपेयर कर रही हैं। प्रियंका गांधी के भाषण में हम एक चीज और देखते हैं कि जब वो विपक्ष पर निशाना साधती हैं तो वो विकास को लेकर ही निशाना साधती हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा से अडानी 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 यही बात करते रहते हैं। कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। करती हैं, अगर विपक्ष को निशाना साधती हैं तो वो सोच के ऊपर ज्यादा निशाना साधती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार, भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? उसके साथ ही वो एक और मुद्दा सामने लेकर आती हैं, वो है बच्चों की पढ़ाई का। बच्चों की शिक्षा को लेकर के उन्होंने कितने स्कूल्स खोले हैं, वो कितना काम करते हैं, आगे उनकी सरकार बनेगी तो वो उनके पढ़ाई को लेकर के क्या काम करेंगे, वो इस पर भी बात करती हैं। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है। सब छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों के भाषण को देखें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण का हम एनालिसिस करते हैं और इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के भाषण में कितना फर्क नजर आता है। एक तरफ जब राहुल गांधी अडानी और विपक्ष यानी कि भाजपा के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, वो अपनी बात करते हैं कि उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हमेशा से विकास के मुद्दों पर बात करती नजर आती हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी या राहुल गांधी किसे संभालनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपकी भी इस मुद्दे पर कोई राय है तो भी हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।